नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजीत राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लोकप्रिय चैनल जस्टिस वर्ल्ड में। एक ऐसा चैनल जिसमें सम्मानित अधिवक्ताओं के विचारों से आप सभी को रूबरू कराया जाता है। इसी क्रम में हमारे आज के अतिथि हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश पांडे जी, जो वर्तमान में लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। सुरेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुरेश जी, सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वकालत के क्षेत्र में आने का विचार कब और कैसे हुआ। वकालत के क्षेत्र में आने का विचार जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी हुआ। हम लोग अपने अधिवक्ता को जब कोर्ट कभी आते थे, अधिवक्ताओं को देखते थे और अधिवक्ताओं की उसका सम्मान देखते थे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी कुछ कहे ना कहे, लेकिन वकील साहब को वकील साहब ही कहता था। तो एक ऐसा लगता था कि जितना सम्मान अधिवक्ताओं का है शायद समाज के किसी अन्य वर्ग में किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को नहीं है। इसलिए विचार आया कि आगे चल के हम भी अधिवक्ता बने, क्योंकि पैसा सभी कमा सकते हैं लेकिन सम्मान हर आदमी को नहीं मिलता है। सुरेश जी, जब आपने प्रैक्टिस शुरू किया था तो आपका सामना किन किन प्रकार की कठिनाइयों से हुआ, और ऐसी उस समय कौन कौन सी कठिनाइयां हैं जिनसे आज भी आपको जो है रूबरू होना पड़ता है? किसी भी अधिवक्ता के लिए प्रैक्टिस शुरू करने में, उसमें हम भी शामिल हैं, सारे लोग हैं, सबसे बड़े उसके सामने फाइनेंशियल समस्या आती है। क्योंकि जब वो कोर्ट आता है पहले दिन से तो उसको अर्निंग ना के बराबर रहती है। काफ़ी हद तक उसको सीखना पड़ता है, समय व्यतीत करना पड़ता है, उसके बाद उसकी अर्निंग शुरू होती है। तो ये सभी अधिवक्ताओं के साथ जो भी हैं हमारे, जो जिस समय हम लोग बिल्कुल नए नए आए थे और अब नए बच्चे जो भी आ रहे हैं, सभी यही दिक्कत आती है कि शुरुआत के 2-4-5 सालों में उनके सामने ये संकट रहता है, लेकिन बड़ी ही विनम्रता से और बड़े ही अपने सूझबूझ से और साहस से अधिवक्ता उसका सामना करता है और इन परिस्थितियों से आगे बढ़ता हुआ एक बड़ा वकील के रूप में अपना नाम स्थापित करता है और पूरे समाज में अपना नाम स्थापित करता है। तो एक संघर्षपूर्ण पेशे में संघर्ष करके ही आदमी आगे जाता है। और आपने देखा है कि समाज में बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े आंदोलनों में हर जगह अधिवक्ता की भूमिका रहती है, और यही है उसकी अधिवक्ता इसलिए रहती है कि वो शुरू से संघर्ष करता आया है, तो संघर्ष में कभी वो पीछे नहीं हटता। जी, एक क्लाइंट को एक अधिवक्ता के पास जाने से पहले क्या क्या व्यवहारिक तैयारियां करनी चाहिए जिससे अधिवक्ता को उसकी समस्याओं को हल करने में काफ़ी आसानी हो जाती है? उसके लिए क्लाइंट के लिए हमारी राय ये है कि क्लाइंट को हमेशा अपने मुकदमे का पूरा अध्ययन स्वयं पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बात क्लाइंट जानता है वो अधिवक्ता भी नहीं जानता है अपने बारे में, जो उसके मुकदमे के बारे में, उसके पहलू क्या हैं, क्या उसको कठिनाई है, क्या दिक्कत है। तो उसको एक प्रिपरेशन करने लगना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा क्लाइंट है तो उसको एक पेज पे एक ब्रीफ नोट कर लेना चाहिए कि हमको क्या क्या दिक्कतें हैं, हमको क्या रिलीफ चाहिए। एक व्यवहारिक प्रश्न, अगर एक क्लाइंट आपसे अपनी बातों को बताते समय बहुत सारी बातों को झूठ बोल देता है, तो इसका आप लोग आकलन कैसे करते हैं कि ये कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है? इसका आप लोग इसको सत्यापित किस तरह से करते हैं? क्लाइंट ने क्या सही बताया, क्या गलत बताया, इस विषय में हम लोग उसके केस का हिस्ट्री जान के कर लेते हैं। जब अपने केस के बारे में बताता है तो चूँकि डॉक्टर हो या अधिवक्ता, दोनों में ऐसा प्रोफेशन है कि वो रोज़ उस कार्य को करते हैं, तो आदमी थोड़ा सा ही बताता है उसको ज़्यादा समझ जाते हैं। और उसके लिए अधिवक्ता के सामने जब आते रखेगा, अधिवक्ता जान जाता है इसमें कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन अधिवक्ता के लिए रहता है कि किसी भी तरह से जो भी उसके पास पीड़ित आया है तो उसकी मदद करे और उसको न्याय दिलाए। जितना उसने बताया उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ले ले और गलत बातों को ही, और जो बातें नहीं सही हैं उसको छोड़ दे, और अच्छी बातों को लेके ही उसके मुकदमे के आगे बढ़ाए और उसको न्याय दिलाने का काम करे। ये अधिवक्ता का धर्म है। इस समस्या के केस में कोई क्लाइंट जब उलझा रहता है तो उसके मानसिक दबाव का स्तर कितना होता है, और उस अत्यधिक दबाव के स्तर को आप लोग किस तरह से कम करते हैं? किसी व्यक्ति का जब अपना मुकदमा होता है तो वास्तव में बहुत घबराता है, बहुत परेशान रहता है। छोटी चीज़ भी उसको बड़ी लगने लगती है। छोटा ही उसे मुकदमे में भी लगता है कि उसको मतलब सज़ा हो जाएगी, या मान लीजिए उसके खिलाफ फैसला हो जाएगा, या उसको बहुत डर लगा रहता है। ये एक ह्यूमन नेचर भी है। अपने मामले में आदमी बहुत घबराता है। तो जब कोई क्लाइंट, कोई पीड़ित आपके पास आए तो आप उसको आश्वासन दीजिए और उसको ढांढस बनाइए कि नहीं, आपके साथ आपके न्याय होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये इतना जटिल मुकदमा नहीं जितना आप समझ रहे हैं, या इतना जटिल केस नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा हानि होगी।
तो आप बिल्कुल अपने क्लाइंट, अपने वकील पर विश्वास रखिए, न्याय पे विश्वास रखिए, और आपका कहीं कोई अहित नहीं होगा। उसको विश्वास दिलाना और उसके विश्वास में लेना, ताकि उसका जो दबाव है कम हो सके, और उसको एक चेहरा पे उसको एक खुशहाली की भावना देना कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, आप चिंता बिल्कुल न करिए। क्योंकि जब तक उसके उत्साह निवर्धन होगा तब तक उसका मनोबल गिरा रहेगा। जूनियर्स जो होते हैं वो प्रारंभिक चरण में मुख्य क्या क्या गलतियां करते हैं जिनसे उनको बचना चाहिए? हमारे जूनियर्स जो भी हैं उनको एक सलाह ये है कि जब वो आएँ तो अपने सीनियर की बात को माने, और कोर्ट के जितनी प्रोसीडिंग है उसको ढंग से देखें, और धीरे सीखने की कोशिश करें, और तुरंत अपना उसके अंदर कोई निर्णय अपना न लें, और अपने सीनियर्स के साथ लग के और केस का पूरा अध्ययन करें। और केस के अध्ययन करने के साथ साथ यहाँ उनको दिक्कतें, परेशानी हो, या कहीं भ्रम हो, या मान लो उनको कठिनाई हो, तो अपने सीनियर से उसको डिस्कशन करें, और किसी भी बात को पूछने में गलती ना करें, अपने मन से वो काम ना करें। अगर उनको कहीं भी शंका उत्पन्न हो रही है, या मान लीजिए उनको कठिनाई आ रही है, कहीं समझ नहीं आ रहा, तो अपने बेझिझक होकर अपने सीनियर से बात करें, और उनसे विद रिगार्ड उनसे पूछें, और उनसे हमें पूछने के साथ साथ वो खूब अध्ययन करें, खूब पढ़ें। और क्योंकि सीनियर लोग पढ़े होते हैं पहले से, उनको तो अनुभव हो जाता है, लेकिन जूनियर्स के लिए सबसे अधिक मैं सलाह दूंगा कि वो कम से कम 1-2 घंटा रोज़ अध्ययन करें, किताबों का अध्ययन करें, साथ साथ फाइलों का अध्ययन करें। और जो प्रोसीडिंग है कोर्ट की, क्योंकि प्रैक्टिकल में और थ्योरिटिकल में दोनों में बड़ा अंतर होता है। जो आप पढ़ के आते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ उस तरह से लागू नहीं होती हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल सीखना पड़ता है कि कैसे यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग है, और उसके लिए उनको मेहनत करके सबसे पूछ के, और जो भी अपने सीनियरों से बात करके सीख के आगे बढ़ाएं। कभी अपने मन से ऐसा कार्य न करें कि जिससे किसी क्लाइंट की कोई हानि हो जाए। आप लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जब ये न्यायालय के कंपाउंड में जब आदमी घूमता है तो कुछ लोग काफ़ी उन्नति पर हैं, कुछ लोग काफ़ी उनका बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं चल पा रहा है। तो एक अध्यक्ष होने के नाते आपको कितनी तकलीफ लगती है ये इतनी विषमता दोनों वर्ग में? आप ही के सब सहयोगी हैं, लेकिन इतना अंतर जो दिखाई देता है उसको देखकर कैसा आपको महसूस होता है? नहीं, उसको देख के थोड़ा बहुत तो हम लोगों को दुख होता ही है कि अपने भाई हैं और उनका जीवन यापन अच्छे से हो, अच्छी जीवन जिए और शानदार ज़िंदगी जिए, समाज में नाम पैदा करें। लेकिन पाँचों उंगली बराबर नहीं होती। हर प्रोफेशन में ऐसा है कि आप डॉक्टर से ले लीजिए कि सभी लोग MBBS किए होते हैं, कोई MD होता है, कुछ होता है, लेकिन कोई डॉक्टर अपना परम सीमा पे होता है, कुछ लोग कम होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का भी नतीजा होता है, और कहीं ना कहीं भाग्य भी काम करता है। अधिवक्ता बंधुओं के सहयोग से आप बहुत अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं इस समय वर्तमान में। क्या इस अधिवक्ता पेंशन के संदर्भ में कोई आप लोग की तरफ से सरकार को किसी तरह का कोई प्रस्ताव प्रेषित करने का प्रयास किया गया है? बिल्कुल, या कोई ऐसी योजना है? अगर नहीं, इससे पूर्व में भी किया गया है। जब मैं महामंत्री थे तब भी हम लोगों ने इसके बारे में सरकार से मांग की थी, और सरकार से डिमांड रखी थी इन बातों की। अब अध्यक्ष के रूप में आप सबने हम लोग को जिताया है, हमारे अधिवक्ता भाइयों ने हमारे ऊपर एक एहसान किया कि हमको अध्यक्ष बनाया। मैं उनका एहसानमंद हूँ उस बात का, और ये उनका ऋण है मेरे ऊपर। उसकी ऋण के अदा करने के लिए, या ऋण में थोड़ा भी सहयोग करने के लिए, अदा करने में सहयोग के लिए, हमारी योजना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, और इस एक मांग पत्र हम लोग देंगे कि अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता सुरक्षा कानून, साथ साथ अधिवक्ताओं की पेंशन, और उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ जो उनका बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है और एक्सीडेंटल, इस पे सरकार ध्यान दे। जैसे हाई कोर्ट में जैसे हम लोग जाते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में परिसर में, और जैसे यहाँ पर आपके जिला न्यायालय के परिसर में, वहाँ महिलाओं की संख्या थोड़ी सी दिखती है। यहाँ पर महिलाओं की संख्या उतनी नहीं दिखती है, जबकि अगर शैक्षणिक उसको देखा जाए तो महिलाएं भी बहुत अधिक संख्या में जो है लॉ डिग्री को लेती हैं। तो इतना अंतर क्यों है? क्यों जिला न्यायालयों में महिलाओं की वो सहभागिता नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए? इसका कोई अन्य रीजन नहीं है। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि उच्च न्यायालय
में के लिए महिलाएं अपना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, लड़कियां प्रेफर करती हैं कि वो सीधे हम हाई कोर्ट में वकालत करेंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक आप जिला न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको वो अनुभव नहीं आता है, वो आप एक केस में डीपली इन्वॉल्व जो कहते हैं नहीं हो सकते हैं, और शुरुआती जो आपको जानकारी चाहिए वो आपको नहीं हो पाती है। तो ऐसा बार काउंसिल द्वारा भी अब नियम बनाया जा रहा है, बार काउंसिल इंडिया ने भी एक नियम पास किया जो भी लागू होने वाला कुछ दिन में, जो हमारी जानकारी में हम लोग को आया है कि 2 साल आपको जिला न्यायालय में कोई भी अधिवक्ता हो, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, उनको 2 साल कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको प्रैक्टिस करना होगा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करना है तो 2 साल आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 2 साल हाई कोर्ट, उसके पश्चात ही आप सीधे तब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये पूरा जजेस ने पूरा सबका ये बहुत मंथन के बाद ये चीज़ लागू किया ताकि उनको बेसिक नॉलेज हो जाए, और बेसिक नॉलेज ना होने की दशा में वो अपने केस को कहीं ना कहीं पुटअप कर पाने में कहीं ना कहीं इनको कमी रह जाती है। तो इसलिए उनको बेसिक जानकारी, जैसे बेसिक जानकारी किसी भी चीज़ में अगर आपको नहीं है तो फौरी जानकारी के आधार पे शायद उतना न्याय आप नहीं कर पाते जितना आपको करना चाहिए। अच्छा सुरेश जी, अपने को अधिवक्ता के रूप में ज़्यादा सहज अच्छा महसूस करते हैं या एक पॉलिटिशियन के रूप में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं? मैं एक अधिवक्ता के रूप में ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ, क्योंकि अपनी बात को बेबाकी से निष्पक्ष रूप से मैं कह सकता हूँ, और बेबाकपन जो होता है वो अधिवक्ता में ज़्यादा होता है। पॉलिटिक्स में तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि अब आपके से ऊंचे पॉलिटिशियन है वो बुरा ना मान जाए, समाज का कोई व्यक्ति बुरा ना मान जाए, तो आपको वो बात स्पष्टता से उतनी नहीं कह पाते। आप चाहते हैं लेकिन लिहाजवश या किसी के किसी को ठेस न लगे या किसी को बुरा न लगे, इसलिए बात आप नहीं कर पाते। लेकिन एक अधिवक्ता रूम में आप एकदम निष्पक्ष होकर, बेबाक होकर अपनी बात को कहते हैं, कोर्ट में भी कहते हैं, अपने क्लाइंट से भी कहते हैं, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात को पूरी तरह से आप रख सकते हैं और कह सकते हैं, सहज रख सकते हैं। कानून संबंधी जानकारी के लिए आपके हिसाब से सबसे सशक्त माध्यम क्या है? कानून से संबंधित जानकारी के लिए सबसे सशक्त माध्यम हमारी बुक्स हैं, हमारी किताब हैं, और बुक जो हैं हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। ये समझिए कि किताब और एक अधिवक्ता दोनों एक दूसरे के 2 पहलू हैं। बिना किसी किताब के, किसी कानूनी बुक्स के वो अधिवक्ता अधूरा रहता है। तो सबसे अच्छी जानकारी उसको बुक्स से मिलती है, और हम तो अपने जूनियर से और सबसे यही कहते हैं कि आपको सब किताबों का अध्ययन करना चाहिए, कानून का खूब अध्ययन करना चाहिए, और जितनी आप पढ़ेंगे उतनी जानकारी बढ़ेगी, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्या अदालती तनाव का आपके पारिवारिक जीवन पर कोई असर पड़ता है? अगर पड़ता है तो उसको फिर आप कैसे जो है उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अदालती तनाव का बिल्कुल असर पड़ता है, लेकिन एक समझदार अधिवक्ता है ये है जो अपने तनाव को कोर्ट के अंदर ही छोड़ दे। जब यहाँ से जाए तो एकदम से कूल होके जाए, और जैसे यहाँ का कोई तनाव ले जाके घर में कोई तनाव ना पैदा हो, और घर में अपने उसके लिए सब घर में सबसे हंस के मिले, बोल के मिले, अपना तनाव अपने अंदर सीमित रखे, अपने बच्चों पे, पत्नी पे, अपने परिवार पे उस तनाव का असर ना आने दे। और यही अधिवक्ता की सहनशीलता है, और यही अधिवक्ता का गुण भी है कि वो खुद टेंशन में रहेगा लेकिन दूसरों को खुशियाँ बांटेगा। तो जब दूसरों को बांटता है तो अपने परिवार को भी खुशियाँ उसको बांटनी चाहिए। सुरेश जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे, क्या आप अपने आप को समय दे पाते हैं? यही बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और ये बात तो सत्य है कि जितना समय अपने आप को देना चाहिए नहीं दे पाते हैं, क्योंकि काम का वर्कलोड इतना अधिक होता है कि एक अधिवक्ता की दिनचर्या सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है और रात की 12 बजे तक चलती है। सुबह अधिवक्ता उठता है, मैं जनता जैसे बताना चाहता हूँ कि ये सभी अधिवक्ताओं की कठिनाई है कि सुबह उठ के वो अपना सारी दिनचर्या से मुक्त होकर सारी चीज़ों को पूरा करके, और उसके बाद क्योंकि उसको अपने कल जो केस आज लगे उसकी तैयारी भी करनी होती है, तो ये कुछ ना कुछ वो पढ़ता है सुबह, उसके बाद जाके कोई तुरंत उसका केस पुटअप होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जब लौट के आता है तो कुछ ना कुछ अपना नाश्ता पानी करके, अगर आधा 1 घंटा आराम करने के बाद तुरंत उसको चैम्बर बैठना होता है, और पहले वो चैम्बर में बैठ के लोगों की बातें सुनता है, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करता है, फिर बाद में लिखा पढ़ी करता है, क्योंकि एक लिखा पढ़ी करने के लिए उसको एक सुकून का समय चाहिए, ऐसे इसमें कोई इंटरफेयर ना करे। तो रात में हमें लगता है 9-10 बजे के बाद ही वो फ्री हो पाता है, और रात के 12 बजे तक लिखा पढ़ी करता है। तो समय का तो अभाव अपने लिए उसके लिए है। जैसे आम लोग जिम जाते हैं, आम लोग कहीं घूमने फिरने, आम लोग रोज़ दिनचर्या में कहीं जाते हैं, तो अधिवक्ता के लिए थोड़ा कठिनाई का विषय है। सबको आप न्याय दिलाते हैं,
क्या आप अपने साथ न्याय कर पाते हैं? हम लोग न्याय अपने साथ ये कर पाते हैं कि जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वही हमारे लिए न्याय है, कि हमने दूसरे को न्याय दिला दिया तो हम खुश हो जाते हैं कि आज हमने एक अच्छा कार्य किया, एक लोगों को न्याय दिलाया। समाज के प्रत्येक वर्ग को ना दुखियारी वर्ग आता है तो उसको हम लोग जो सेटिस्फाई करते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं, उसी में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, उसी को अपने लिए हम न्याय समझ लेते हैं। सुरेश जी, आप हमारे चैनल के लिए समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये थी एक सम्मानित अधिवक्ता के साथ विशेष मुलाकात। अगले अंक में फिर किसी सम्मानित अधिवक्ता के साथ मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।